नफरत, मोहब्बत, ईर्ष्या, घृणा, इसमें से क्या है मैटर? मैटर के डेफिनेशन में क्या ये फिट होता है? कमेंट करके बताइए। वो सारी एंटिटीज, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो आपके आसपास दिखते हैं, अगर उसमें मास नहीं है या फिर वो जगह नहीं घेरते तो वो मैटर नहीं हो सकते। तो मैटर वो होते हैं जो जगह घेरते हैं और जो जिनमें मास भी होता है। तो जगह घेरने से क्या लेना देना है मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत ही सिंपल आइडिया जो आपको जानना चाहिए। अभी हम शेप के बारे में बात करें, ज्योमेट्रिकल शेप बना लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ। लेट अस सपोज ये एक क्यूब है, लेट अस सपोज ये एक क्यूब है, और इस क्यूब की खास बात ये है सेंटीमीटर है और इसका ब्रेड्थ भी 10 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट भी 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो आपको अच्छे से पता है जब 10 इंटू 10 करेंगे आप, तो आप इसके ग्राउंड फ्लोर का एरिया निकाल लेंगे, दैट इज 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब इस एरिया में ये वाली हाइट मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसका वॉल्यूम बता देंगे। V इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। एंड व्हाट इज एरिया? एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 सेंटीमीटर से, तो रिजल्ट आपको मिलेगा दैट विल बी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और दरअसल ये जो स्पेस है, ये जो वॉल्यूम है, उसे ही आप 1 लीटर के नाम से जानते हैं। मतलब अगर कोई दूध वाला आपको दूध देता है और आपको डाउट है कि वो जितनी मात्रा और जितनी क्वांटिटी में आपको मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है, तो आप एक ऐसा क्यूबिकल डब्बा बना सकते हैं जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 10 सेंटीमीटर हो और इससे आप 1 लीटर क्वांटिटी नाप सकते हैं। एक अच्छा तरीका है। और ये बात, मैं हूं पवन और ये है लेक्चर 3 क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, जिसमें लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में हम मैटर्स, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात किए थे, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हैं जो डिस्क्रीट हैं, नॉट कॉन्टिन्यूस। और ये जाना था कि वो बहुत स्मॉल होते हैं, और ये जाना था कि हर एक मटेरियल के बीच में स्पेस होता है, और ये जाना था कि वो मूव भी करते हैं। बट उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी सीख लिया था कि कंटिन्यूअस मूव करने के साथ साथ उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन की, कि कैसे मैटर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस, मटेरियल की 2 प्रॉपर्टी होती है। एक होती है फिजिकल, विच यू कैन सी, फील, टच एंड से समथिंग अबाउट दैट, और सेकेंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी बेसिकली हमें उस मटेरियल का केमिकल कंपोजिशन, उसके इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और उसका डिफरेंट मटेरियल के साथ बिहेवियर को बताता है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी पे होगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे मैटर का स्टेट चेंज होता है और कितने स्टेट्स में मैटर रह सकता है। वैसे तो 5 स्टेट्स होते हैं, बट अभी जिस पे हम बात करें वो बेसिकली इन 3 स्टेट्स पे बात करेंगे। पहला सॉलिड। सॉलिड फॉर्म वो फॉर्म होता है किसी भी मटेरियल का जिसका फिक्स होता है साइज, जिसका फिक्स होता है शेप। साइज और शेप फिक्स होता है, प्लस ये कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, इनकंप्रेसिबल होता है, ये इनकंप्रेसिबल होता है। फोर्थ, ये फ्लो नहीं करता, डज नॉट फ्लो, नॉट
having ability to flow। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो सॉलिड स्टेट, मैंने बताया कि हम मैटर के स्टेट्स के डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बात करें। हमारा चैप्टर है मैटर, क्योंकि हम क्लास 9th के साइंस चैप्टर का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आज लेक्चर 3 में हम स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो सॉलिड स्टेट में है तो उसका साइज शेप फिक्स होगा, ठीक है। उसको हम वो इनकम्प्रेसिबल होगा, उस पर फोर्स लगा के हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो वाटर की तरह फ्लो नहीं करेगा। इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वेरी स्ट्रांग होता है, वेरी स्ट्रांग होता है। और उस स्ट्रांग फोर्स की वजह से ये आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, इतने क्लोज कि इसको फर्दर आप क्लोज नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। इसको ब्रेक करना भी मुश्किल होता है, इसके लिए ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ब्रेक होगा। उसी की जगह पे जब आप लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट की कहानी में ये होता है कि इसका शेप फिक्स नहीं होता, इसमें सॉलिड वाले में वॉल्यूम भी फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होता है, ये दोनों फिक्स होते हैं। बट लिक्विड वाले में शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 लीटर वाटर है तो उस 1 लीटर वाटर को जब आप सिलिंड्रिकल वेसल में रखेंगे तो भी ये कंटेनर का शेप ले लेगा। उसे चाहे आप तो किसी इस वेसल में रखेंगे तो इस वेसल का शेप ले लेगा वो, आप चाहें तो उसे इस वेसल में भी डाल सकते हैं। आप जिस वेसल में रखेंगे, ये कोई वेसल नहीं हुआ, मैं थोड़ा ढंग का बनाता हूँ, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ शेप। अगर इसमें रखेंगे तो भी वो इस वेसल का शेप ले लेगा। मतलब ये है कि इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम है, ये तीनों सेम है। तो लिक्विड स्टेट में मटेरियल का वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट शेप फिक्स नहीं होता। तो लिक्विड वाले केस में ये हो गया, ये भी इनकम्प्रेसिबल होता है, कौन? लिक्विड ये भी इनकम्प्रेसिबल होता है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब आप ABS वाली बाइक यूज करते हैं या डिस्क ब्रेक वाली बाइक यूज करते हैं तो उस बाइक के ऊपर एक डिबिया लगी होती है। उस डिबिया में देखते होंगे कि अक्सर जो मैकेनिक होते हैं उसके फ्लूइड को चेक करते हैं और उसमें अगर फ्लूइड कम है तो अलग से फ्लूइड डालते हैं। वो फ्लूइड ही है जो पाइप के अंदर प्रेजेंट होता है, वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, ताकि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो उसको जो उसके प्रिंसिपल है पास्कल लॉ के हिसाब से वो ब्रेक अप्लाई करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करता है। वो एक अलग चैप्टर है, एक अलग कहानी। बट मैंने आपको बस ये इसलिए बताया कि आप कहाँ देखेंगे ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल होता है और रियल लाइफ में आप उसको कहाँ पे चेक कर पाएंगे। बाइक में आसानी से आप उसको देख सकते हैं। अगर ड्यूल डिस्क ब्रेक है रेयर टायर में भी और आपके फ्रंट टायर में भी, तो 2 डिबिया देखेंगे। आप एक हैंडल के आसपास देख लेंगे और पीछे वाले में टायर के आसपास कहीं लटकता हुआ आसानी से देख सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज जो लिक्विड की है वो क्या है? इसका वॉल्यूम तो फिक्स है बट इसका शेप फिक्स नहीं है, ये भी इनकम्प्रेसिबल होता है, राइट। बट ये फ्लो कर सकता है। जो इसकी इंटरेस्टिंग पार्ट होती है कि इट कैन फ्लो, ये फ्लो हो सकता है, ये जो स्टेट है वो फ्लो हो सकता है। फिर और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है लिक्विड की? लिक्विड के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेट अस सपोज हम वाटर की बात कर रहे थे, वाटर की बात करते हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे, लेट अस सपोज ये सॉलिड के मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे हैं, तो लिक्विड वाले थोड़े से इससे दूर होंगे और कुछ इस तरीके से होंगे कि आप इसको फ्लो करा पाए।
एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल फ्लोट कर सके। तो थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के रिस्पेक्ट में इंटरमीडिएट स्टेज का होता है, बट इतना भी कमजोर नहीं होता है कि आप उसको आसानी से दूर कर सकें। अगर आप आसानी से दूर कर लेते तो उसको आसानी से नज़दीक भी लेके आते और वो कंप्रेसिबल वाली कहानी हो जाती। बट लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होता, इसका मतलब कि उसके मॉलिक्यूलर जो पार्टिकल्स हैं वो इतने नज़दीक तो होते हैं जिसको फर्दर आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बट उनके बीच में इतनी गुंजाइश जरूर होती है जो एक दूसरे के ऊपर फ्लोट कर सकें। जो थर्ड कैटेगरी होती है गैस वाली की जो कैटेगरी होती है वो इंटरेस्टिंग होती है। वो इसलिए इंटरेस्टिंग होती है, ना इसका वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही इसका शेप फिक्स होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, शेप भी फिक्स नहीं होता है। तो अगर आप किसी गैस को, जैसे परफ्यूम है, परफ्यूम को अगर आप स्प्रे कर दें तो पूरे रूम में उसकी महक फैल जाती है, मतलब वो एक्सपैंड कर सकता है, वो पूरे वॉल्यूम को, पूरे कंटेनर को अपने अंदर ले सकता है। तो एक जो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी कि वो अपने वॉल्यूम को एक्सपेंड कर सकता है। तो जब वॉल्यूम एक्सपेंड कर सकता है तो शेप की तो बात नहीं करेंगे, शेप भी सेम नहीं होगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है, एक तो हो गया वॉल्यूम और शेप की, ये कंप्रेसिबल होता है, ये कंप्रेसिबल होता है, इसको कंप्रेस कर सकते हैं आप। एक काम करिए, एक सिरिंज लीजिए, डॉक्टरों वाली बड़ी वाली, और उस सिरिंज में आप एयर भर लें और उसको दबा के चाहें फिर से पिस्टन दबाना थोड़ा मुश्किल होगा, बट आप गुंजाइश है कि आप उसको दबा के कंप्रेस कर सकते हैं। तो एयर लिटिल बिट कंप्रेस कर सकते हैं, बट लिक्विड मुश्किल है, और सॉलिड में तो बात ही मत कीजिए, वो नहीं कंप्रेस कर पाएंगे। तो एक तो इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, शेप फिक्स नहीं है, कंप्रेस हो जाता है। दूसरा, इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है। अब जिन बच्चों को ये बात पता नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो ये एक मैकेनिकल एनर्जी का ऐसा फॉर्म होता है जो किसी के मोशन पे पोजेस होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन दिस काइंड ऑफ एनर्जी पोजेस, मीन्स व्हाट, कि जब आप दौड़ेंगे तो आपके अंदर ये एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी वाली। जब तक आप रुके हुए हैं तब तक आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, बट जब आप दौड़ने लगेंगे तो आपके साथ पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ आप काइनेटिक एनर्जी भी कैरी करने लगे। तो अगर आप किसी को समझिए कि कोई बॉल है, उसको थ्रो कर रहे हैं, तो आप अगर खड़े खड़े थ्रो कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, शायद कुछ दूर जाके वो गिर जाए। बट अगर आप रन अप लेके उसको फेंकेंगे तो उस थ्रो के साथ साथ एक और एडिशनल एनर्जी ऐड हो जाएगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, जिससे उस पर और तगड़ा थ्रस्ट लगेगा और ज्यादा दूर जाके बॉल गिरेगी। तो गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं और उनमें वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। एक और पार्ट जो सॉलिड में हम लोगों ने छोड़ दी थी वो ये था कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और अपने मीन पोजीशन पे सिर्फ वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। आप कुछ ऐसा इमेजिन करिए कि आपके पास एक क्यूब है और क्यूब के हर एक एज पे, हर एक कोने पे एक मेटल का बॉल लगा हुआ है, और हर मेटल बॉल एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। अब इसको इमेजिन कराने के लिए मैं आपको एक नई चीज दिखाता हूं, आप स्क्रीन पे बने रहिए, मजा आने वाला है। लेट अस सपोज ये है आपका क्यूब, ठीक है। अब आपको इसको मानने के लिए आपको एक काम करना होगा, दिखाते हैं हम आपको। आप ये अज्यूम कीजिए कि यहाँ पे एक मेटल का बॉल है, यहाँ भी मेटल का बॉल है, यहाँ भी मेटल का बॉल है, और यहाँ भी है। अरे भाई, यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है उनको मैं बताऊं कि अगर आपके पास कोई क्यूब है तो उसमें 6 फेसेस होते हैं, फ्रंट बैक, लेफ्ट राइट, टॉप एंड बॉटम। तो ये हो गए दीवारें, जैसे आप रूम में खड़े हैं, क्यूबिकल रूम है, तो जो दीवार है आपके से, एक तो छत हो गई, एक ग्राउंड हो गया, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, 6 हो गए फेसेस। जो लाइनें होती हैं वो एजेस होते हैं। तो एक क्यूबिकल रूम में अगर रूम में है तो कितनी लाइनें आप अज्यूम करेंगे होंगी? फ्लोर को बनाने के लिए 4, ये देखिए फ्लोर को बनाने के लिए 4, 1 2 3 एंड 4, और फिर टॉप को बनाने के लिए 4, दैट इज 1 2 3 एंड 4। अब ये टॉप एंड बॉटम को ज्वाइन करने के लिए 4, 1 2 3 एंड 4। अब लेट अस सपोज ये जो मैंने येलो बनाई है,
इसको अगर मैं स्प्रिंग से कनेक्ट कर दूं, ये मेटल बॉल, इसको मैंने स्प्रिंग से कनेक्ट की, इसको मैंने स्प्रिंग से कनेक्ट किए, स्प्रिंग से कनेक्ट किए, स्प्रिंग से कनेक्ट किए, ये किया, और सारे जहां भी आप लाइन देख रहे हैं, जहां भी आप क्यूब के एजेस को देख रहे हैं, उसको आप स्प्रिंग से कनेक्ट कर दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं और तब आप एक बॉल को डिस्टर्ब करके देखिए, एक मेटल बॉल को आप डिस्टर्ब करके देखिए, मेटल बॉल अपने आप एडजस्ट होकर वापस से अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा। कुछ ऐसा होता है सॉलिड स्ट्रक्चर, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, बट वो डिटैच नहीं हो जाते, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। लिक्विड के केस में ये फोर्स थोड़ा सा कमजोर होता है और गैस में ये बहुत ज्यादा कमजोर होता है। तो गैस भी फ्लो करती है, लिक्विड भी फ्लो करती है। गैस अगर छोड़ दिया आपने किसी कंटेनर में तो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ले लेगा और उसके वॉल पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होता है सॉलिड में। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सॉलिड स्टेट में सबसे कम, ठीक है, लो, इसको लो लिखता हूं, इस एरो को पता नहीं आप कैसे समझेंगे, ये लो है, और लिक्विड में थोड़ा ज्यादा है ना, मीडियम रेंज का, और गैस में जो होता है वो हाई होता है। मतलब गैस कंटेनर के वॉल को ज्यादा तेजी से धक्का देंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ये जहां टच करेंगे सिर्फ वहीं लगाएंगे, और सॉलिड अगर आपने कहीं रख दिया तो सिर्फ जहां रखा है उसके बॉटम पे फोर्स लगाएंगे, वॉल पे नहीं लगाएंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज थी सॉलिड की, लिक्विड की एंड गैसेस की, ये आपको ठीक से समझ लेनी है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ये बोले कि सॉलिड का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते तो रबर का तो कर सकते हैं, तो बताओ रबर सॉलिड है कि नहीं है। अब रबर वाली कहानी कुछ ऐसी है कि रबर में इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है। तो रबर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कोई फिक्स क्रिस्टल शेप नहीं होता, तो उनको जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन जैसे आप छोड़ेंगे वापस से अपने ओरिजिनल शेप पे वो आ जाएंगे। वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको क्यूब वाले स्ट्रक्चर में बताया था कि सारे मेटल बॉल्स स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं, एक को आपने हिलाया तो वापस से वो रीगेन कर लेगा। तो मेटल की क्या प्रॉपर्टी थी, अब जब तक आप छेड़ेंगे नहीं तब तक वो सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी उसके पास है। आप छेड़ देंगे तो शेप चेंज कर लेगा, लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटाएंगे वापस रीगेन कर लेगा, ठीक है। तो एमॉर्फस उस प्रॉपर्टी जो मैंने बताया कि उसका कोई फिक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता, और दूसरा इलास्टिसिटी जिसकी वजह से वो थोड़ा अलग टाइप का सॉलिड है बट वो है सॉलिड ही, राइट। तो अब आते हैं कि एनसीईआरटी, एज पर द एनसीईआरटी हमने क्या क्या पढ़ा था उसका एक रिवीजन करा लेते हैं टॉप टू बॉटम, फिर आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे बात की थी कि इस चैप्टर को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे कि सबसे पहले एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स, फिर उसको समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स, फिर बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस। मेरा नाम पवन है और मैं कौशल्या होलिस्टिक लर्निंग हब सेंटर चलाता हूँ हकमा सिवान बिहार में। किसी को ऑफलाइन पढ़ना होता है तो वो मेरे सेंटर पे आता है, और ये जो प्रोग्राम है यूट्यूब वाला बिल्कुल फ्री है। अगर आप इसको लेक्चर वाइज अगर सुने तो आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने मैटर की बात की थी, हमने उसके डेफिनेशन के बारे में सुना था और देखा था कि वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है, और वो कंटिन्यूअसली मूव कर सकते हैं, उनके बीच में जगह होती है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। ये अट्रैक्शन सॉलिड वाले फॉर्म में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम, गैसेस में और कम होता है। फिर हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोगों ने इसके बाद जो पढ़ना है पूरे चैप्टर का ओवरव्यू यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इसके बाद हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये हमारे चैप्टर का फ्लो था। इसके जस्ट बाद हम लोगों ने जब लेक्चर 1 स्टार्ट किया था तो मैटर की कहानी से हम लोगों ने इसको होते हुए कि उसमें मास की जरूरत होती है, वॉल्यूम की जरूरत होती है, और मैंने आपको आज लीटर वाली कहानी सिखा दी, है ना। फिर हमने ये देखा था कि मैटर के बारे में जो इंडियन फिलोसोफर थे उसको पंच तत्व कहा था। मरने के बाद भी वो यही बताते हैं कि हम इन पंच तत्वों से जिनसे बने हैं उसमें हम विलीन हो जाते हैं। बट अब मजेदार बात है कि एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे वो इसी टाइप की कुछ बातें करते थे, लेकिन जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है ये कुछ इस तरीके की बातें नहीं करते हैं। वो फिजिकल
प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज में मैटर को बांटे हुए हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसमें हम लोगों ने एक स्टेट के बारे में बात की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों को उसके स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में बात करते हैं। फिर हम लोगों ने एग्जांपल्स ऑफ मैटर वर्सेस नॉट मैटर। अब देखिए इसमें क्या है, अगर मास है, वॉल्यूम है तो मैटर है, जैसे चेयर, एयर एंड सो, और जिसमें नहीं है जैसे लव, स्मेल, हेट, थॉट एंड सो, ये मैटर नहीं है। इसके बाद मैटर इज मेड अप ऑफ ए पार्टिकल, ये एक्टिविटीज है। अब उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि एक चम्मच सॉल्ट लिया और पानी में डाल दिया, शुरुआत में तो लेवल बढ़ा बट उसके बाद लेवल वापस वहीं आ गया जहां था। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चल गया कि पानी के अंदर स्पेस था। जैसे इसको स्टेयर किया तो जो वाटर के अंदर मॉलिक्यूलर स्पेस था उसमें जो सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स थे जाके धस फंस गए और उसकी जगह को ले लिए, इसलिए वो लेवल को, वाटर लेवल को नहीं बढ़ाए। इससे ये पता चल गया कि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, गुंजाइश होती है जहां पे दूसरे मॉलिक्यूल्स आके फंस धस सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, उसमें स्पेस होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा दूसरी एक्टिविटी की, तो ये देखा कि पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 की कहानी सुनी कि अगर आपके पास 1000 लीटर भी वाटर है, उसमें कुछ क्रिस्टल KMnO4 के आप डाल दें तो पूरा पानी पर्पल कलर का हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब यही है कि डिफ्यूज कितना, मतलब एक जो छोटे क्रिस्टल है उसमें कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो इन आपके इमेजिनेशन से ज्यादा है, तभी तो एक छोटा सा क्रिस्टल में उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे जिसने 1000 लीटर वाटर को पर्पल कलर कर लिया। तो इससे हमें यह पता चल गया कि एक मैटर में बहुत ज्यादा पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके इमेजिनेशन से ज्यादा होते हैं। जिसमें हम लोगों ने यही एग्जांपल पढ़ा था कि अगर कुछ क्रिस्टल डाल दे तो 1000 लीटर पानी को भी वो पर्पल कलर में बदल देंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, ये NCERT को मैं कोट कर रहा हूं बार बार, ये कुछ बोर्ड के क्वेश्चन है, स्क्रीन पे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको ट्राई करिएगा। मैंने आंसर कोट कर दी है। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो आप डिस्कशन क्लास में मेरे साथ आ सकते हैं। मेरे सब्सक्राइबर लगातार आप लोगों की मदद से बढ़ रहे हैं, जैसे ही 50 क्रॉस हो जाएगा तो हम लाइव क्लासेस अपनी स्टार्ट करेंगे, जो मेरा प्रॉमिस है। इसके बाद जब लेक्चर 2 पे हम लोग आए थे तो लेक्चर 2 पे हम लोगों ने जो बात किया था वो ये बात की थी कि अगरबत्ती की महक आपके नाकों तक कैसे आ जाती है, नाक तक कैसे आ जाती है। नाकों मतलब बहुत सारे लोग होंगे, तब तो बहुत सारी नाकें होंगी। नाक तक इसलिए आ जाती है क्योंकि जहां अगरबत्ती है वहां से कुछ निकल के वो ट्रेवल करके आपके नाक तक आए, इसलिए आप महक पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मटेरियल में फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। फिर हम लोगों ने देखा स्पेस होता है, कॉन्टिन्यूअस मूव करता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन वाले के लिए एग्जांपल हम लोगों ने दिया कि अगर ब्रश ले लिया आपने, सेविंग ब्रश, जैसे आपके घर में जो भी सेव करते होंगे उनके पास एक सेविंग ब्रश होगा। या फिर इससे बढ़िया एग्जांपल ये है कि कोई बच्चा है जिसके बड़े बड़े बाल हैं और वो शैम्पू किया हो और बाल उसके आसमान में लहरा रहे हैं। अगर उसके सिर को पकड़ के किसी टब में, भरे हुए टब के पानी में अगर उसको डाल के निकाला जाए तो जो लहरा रहे गुलदस्ता बना हुआ था बालों का, वो फिर से सिमट के एक जगह गुच्छा हो जाएगा। इससे ये पता चल गया कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में हेयर्स आए, वाटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, के चक्कर में उसके सारे बाल का गुच्छा बन गया। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। फिर हम लोगों ने बात किया था कैरेक्टरिस्टिक्स की कि पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, और इसके लिए हम लोगों ने एक्टिविटीज करना शुरू किया। तो सॉल्ट वाले से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। फिर हम लोगों ने बात किया था वो इंसेंस स्टिक के बारे में, अगरबत्ती के बारे में, कि उसकी महक कैसे फैल जाती है। वो इसलिए फैल जाती है क्योंकि वहां से ट्रेवल करके आपके नोस्ट्रल तक आती है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड इंटरमिक्स। इसको डिफ्यूज करना भी आप समझ सकते हैं, ऑन इट्स ओन, अपने आप ये होता है, ठीक है। और इंक लेस विस्कस स्प्रेड फास्टर देन हनी मोर विस्कस होता है। तो जो ज्यादा विस्कस होता है वो धीरे धीरे फ्लो करता है, जो मोर विस्कस होता है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन द पार्टिकल होता है। मतलब हनी में मोर विस्कस है, हनी को छोड़ेंगे तो पानी की तरह नहीं बह जाएगा वो। तो जो लेस विस्कस होता है वो तेजी से फ्लो करते हैं, अगरबत्ती वाला एग्जांपल।
फिर KMnO4 वाला एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया था। ये सारे मैंने कॉपी किए हैं NCERT से, ताकि आपको एक पूरा स्ट्रक्चर्ड नोट्स मिल जाए। इस चैप्टर को खत्म होने के बाद ये पूरा नोट्स जो मैंने आपको बनाया है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से मजे लूटिए। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने वाली कहानी हम लोगों ने आपको कई बारी समझा दी है कि अगर आयरन नील पे आप हैमर मारें जल्दी नहीं टूटेगा, चौक के तो भरता बन जाएंगे। और रबर बैंड भी एक इंटेंसिटी के बाद ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, तो फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये तो हो गया कटिंग वाटर सरफेस। अगर पानी में आप चलते हैं तो आप चल पाएंगे। क्यों चल पाएंगे? कि वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट उनके बीच में गुंजाइश है। अगर चाहें तो आपको वो जगह देंगे कि आप अपने पैर को आगे फैला पाए। तो अगर आप हाथ पैर आगे मार रहे हैं वाटर के अंदर स्विमिंग पूल में, तो आपको इतनी गुंजाइश जरूर देते हैं कि आप आगे पीछे जा सकें। सॉलिड में आपको जगह नहीं मिलेगा, आप वहीं जम जाएंगे। बट लिक्विड में ये गुंजाइश होती है क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फ्लोट करते हैं, तो आप वहां पे ये काम कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने, ये तो हमारी समरी है जो आप लोगों के लिए दे दी है। फिर अगेन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसको आप ट्राई कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट। और लेक्चर 3 में मैंने जैसा आपको आज पढ़ाया है, हमने सॉलिड के बारे में बात की। ठीक है, कि डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, रिजिड होता है, मतलब उसके पार्टिकल फिक्स होते हैं अपने पोजीशंस पे, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। 6 पॉइंट है, आप देख सकते हैं, जिसको डिस्कस किया था हम लोगों ने। रबर वाले केस को हमने बताया था कि रबर वाले केस की क्या कहानी है। मैंने बताया था कि उसमें एक इलास्टिक और एमॉर्फस, ये दो प्रॉपर्टी हो। एमॉर्फस का मतलब होता है कि उसका कोई फिक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि शुगर के अगर पाउडर को या फिर सॉल्ट पाउडर अगर डाल दिया जाए किसी जार में तो जार का शेप ले लेता। हाँ भाई, ले लेता है, क्योंकि पार्टिकल टू पार्टिकल से उसके क्रिस्टलाइन इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर फिक्स है। बट बहुत सारे पार्टिकल्स है तो एक दूसरे पे अरेंज हो जाते हैं, तो इसलिए वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं। ठीक है, फिर बोलते हैं कि स्पंज तो दबाने पे दब जाता है। तो बताओ ये स्पंज जो होता है वो सॉलिड है कि नहीं है? सॉलिड है, क्योंकि वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि उसके बीच में बहुत सारे टाइनी होल्स हैं और उस होल में एयर ट्रैप हो जाता है। तो जब आप स्क्वीज करते हैं उसको, आप जब दबाते हैं तो उसके एयर लीक कर जाता है। बट आप ऐसा नहीं है कि उसके सॉलिड पार्ट को दबा पा रहे हैं, आप बस वही दबा पा रहे हैं जिससे एयर जो एक्स्ट्रा है वो निकल सके। लिक्विड वाले के लिए कोई शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स होता है, वो फ्लो कर सकता है, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है और इंटरमीडिएट लेवल का काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है बट गैस से कम होती है। अब आ जाइए गैस वाले पे। गैस में ना शेप फिक्स है ना वॉल्यूम फिक्स है, वो बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाता है। इस कंप्रेसिबिलिटी के चक्कर में हम जो LPG यूज करते हैं वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, उसको कंप्रेस करके ही बनाया गया है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम होता है बट काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो धक्का लगाते हैं। ठीक है, फिर वो सिरिंज पे मैंने बताया कि सॉलिड लिक्विड गैस को लेकर आप दबाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन दब रहा है और कौन नहीं दब रहा है। ये है बोर्ड के लिए आपके कुछ क्वेश्चंस, देख लीजिएगा, जो NCERT बेस्ड है। अगर कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब इसके बाद जो लेक्चर 4 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।